तो अब तक हमने देखा कि रिसोर्सेस क्या होते हैं और रिसोर्सेस किस किस टाइप्स के होते हैं। अगर ब्रॉडली लेवल पर अगर देखा जाए तो रिसोर्सेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस वो होते हैं जो कुदरती होते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, लैंड हो गया, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेस जो इंसानों ने बनाए हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए रिसोर्सेस है, तो उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहते हैं। तो अब सेकंड पार्ट में हम यही देखेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेस के उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। नेचुरल रिसोर्सेस जो कुदरती होते हैं, तो इस पार्ट में हम फर्स्ट नंबर पर लैंड रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो अब तक हमने एक चीज देखी है, रिसोर्सेस हर वो चीज जो हमारे काम में आती है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो लैंड भी एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, क्योंकि हम सब जमीन पर रहते हैं। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो सब जमीन पर ही की जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो लैंड एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज, तो इसका इंपॉर्टेंस इसी बात से पता चलता है कि इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, यहां तक कि हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी लैंड बेस्ड है। मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो जमीन पे पढ़ा रहा हूं, ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। अब ट्रांसपोर्ट जो बनाया जाएगा, सड़कें जो बनाई जाएगी, वो जमीन पर ही बनेगी। डेफिनेटली फार्मिंग होती है, जमीन पर होती है। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है तो वो सब जमीन बेस्ड होती है, मतलब लैंड पर ही डिपेंड करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो लैंड एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस होता है। अब हम बात करेंगे लैंड, जो लैंड का जो अंडर रिलीफ फीचर्स। देखिए रिलीफ फीचर्स क्या होता है, पहले ये बता देता हूँ रिलीफ फीचर्स क्या है। देखिए आप देखते हैं कि कहीं पर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कहीं पर माउंटेन है इंडिया में, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यूज है, कहीं पर डेजर्ट है ना, और कहीं पर कोस्टल एरियाज है, तो कहीं पर प्लेन्स है। तो आपने ये सारी रिलीफ फीचर्स 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो इंडिया में अगर देखा जाए अपने देश के अंदर, तो 43% पार्ट पर प्लेन्स है, और इन प्लेन्स पर आसानी से एग्रीकल्चर होती है, इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप की जाती है, मकान बनाए जाते हैं। तो देखा जाए तो प्लेन्स हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो जमीन जो होती है, मैदान जो होते हैं, वहां पर आसानी से फार्मिंग की जा सकती है, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं हम, हाउसेस है, बिल्डिंग्स वगैरह सेटअप की जा सकती है। वहीं देखा जाए तो देश के 30% पार्ट पर माउंटेन है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन है। अब माउंटेन से भी देखिए बहुत सारी नदियां निकलती है, और ये नदियां पूरे साल भर बहती है, तो इनसे हमें पीने का पानी मिलता है, साथ में इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज मिल जाती है, और यहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट भी होता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो देश के लगभग 27% पार्ट पर क्या है, प्लेट्यूज है, यानी ऊंचे ऊंचे पठार है। देखिए प्लेट्यूज में भी बहुत सारे रिसोर्सेस पाए जाते हैं, यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर फोसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो रिलीफ फीचर्स के अंडर में भी देखा जाए तो बहुत सारे रिसोर्सेस हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि माउंटेन से हमें कुछ नहीं मिलता हो, बल्कि माउंटेन से भी बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, प्लेट्यूज से मिलते हैं, प्लेन से भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन की। देखिए लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लैंड का जो किस किस पर्पज में यूज किया जा रहा है। तो जनरली यहां पर कुछ कैटेगरीज दी गई है, आइए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए लैंड का यूटिलाइजेशन, तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। मतलब जमीन का जो यूज होता है वो अलग अलग कामों में किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आता है फॉरेस्ट कवर एरिया आ गया, जहां पर आपको जंगली इलाका जो दिखाई देगा, जंगल वाला वन वाला जो क्षेत्र दिखाई देगा, फॉरेस्ट कवर एरिया। उसके अलावा कहीं पर आप बैरन और वेस्ट लैंड देखेंगे, मतलब बंजर भूमि आपको दिखाई देगी, बेकार की जमीन दिखाई देगी, जैसे कि रॉकी वाला एरिया हो गया, या फिर डेजर्ट लैंड हो गया, हिली एरियाज हो गए, पहाड़ी वाले इलाके हो गए, डेजर्ट की जमीन हो गई, वो वाली जमीन। कुछ नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लैंड आपको दिखाई देगी, मतलब वो जमीन जिसका उपयोग खेतीबाड़ी में नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका उपयोग खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे कामों में किया जा रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो ये वाली जमीन क्या कहलाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लैंड कहलाती है। उसके अलावा कहीं पर आप पास्चर्स देखेंगे, बड़े बड़े ग्रेजिंग ग्राउंड आपको दिखाई देंगे, ये वाली जमीन है। और कुछ लैंड किसमें आती है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स,
मतलब जो बेकार की जमीन है, जो किसी काम की नहीं है, झाड़ियां वगैरह जहां पर ग्रो हो रही है, वो मिसलेनियस ट्रीज है। इसके अलावा एक जो होती है कल्ट्रूएबल वेस्टलैंड। अब इसको समझिए, कल्ट्रूएबल वेस्टलैंड क्या होती है, यानी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। मतलब वो जमीन यानी वो एरिया जिसको 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब वहां पर खेती बाड़ी नहीं हो रही है, 5 साल हो गए, उसको छोड़ दिया गया, तो उस तरह की जो जमीन जो होती है उसको कहते हैं हम कल्ट्रूएबल वेस्टलैंड। उसके बाद आती है करंट फेलो लैंड। अब देखिए करंट फेलो लैंड क्या होती है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or less than 1 year। मतलब वो जमीन जिसको 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस जमीन को क्या कहते हैं, करंट फेलो लैंड। मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब वहां पर खेती बाड़ी नहीं हुई है 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए, वहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है, तो उस तरह की जो जमीन होती है उसको हम करंट फेलो लैंड कहते हैं। एक होता है नेट्स ऑन एरिया। अब नेट्स ऑन एरिया क्या होता है, लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। मतलब जहां पर फसलें उगाई जाती है, जहां पर फसलें काटी जाती है, तो उस जमीन को नेट्स ऑन एरिया कहते हैं। ओके, लास्ट नंबर पर आती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन ए ईयर। मतलब किसी एरिया में एक से ज्यादा बार अगर वहां पर फसलें उगाई जाती है, तो उस एरिया को ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। मतलब कोई एरिया है जहां पर साल भर में एक से ज्यादा बार फसलें वहां पर उगाई गई है, तो वो एरिया क्या कहलाता है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। तो ये था लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब अलग अलग पर्पज से जमीन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर लैंड यूज पैटर्न कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, मतलब जमीन का उपयोग किन किन कामों में ज्यादा हो रहा है, किस किस काम में कम होता है, और कैसे ये डिसाइड होता है कि उस जमीन का काम यूज किस में लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय। देखिए जमीन का जो यूज होता है वो 2 फैक्टर से डिसाइड होता है, एक होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर। उस जमीन का यूज किस में करेंगे, क्या वहां पर खेती बाड़ी की जाएगी, क्या वहां पर फैक्ट्री सेटअप करें या कोई बिल्डिंग बनाए, या फिर उस जमीन पर टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां पर खेती बाड़ी की जाए, या उस जमीन को उपजाऊ बनाया जाए। मतलब उस जमीन का यूज किस में किया जाएगा, तो 2 फैक्टर डिसाइड करते हैं। पहला होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर। देखिए फिजिकल फैक्टर में फर्स्ट नंबर पर आता है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी मतलब रिवर्स हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए। अब जनरली सिंपल सी बात है कि कहीं पर अगर माउंटेन होंगे तो माउंटेन है तो वहां पर तो खेती बाड़ी नहीं होगी, और जहां पर प्लेन्स हो गए तो वहां पर खेती बाड़ी होगी, सिंपल सी बात है। वहीं सॉइल टाइप्स, अगर कहीं की सॉइल बहुत फर्टाइल है तो वहां पर लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करेंगे। अब जैसे पंजाब और हरियाणा की सॉइल काफी फर्टाइल है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो सॉइल काफी फर्टाइल है, तो इस इलाके में काफी खेती बाड़ी होती है। इसी तरह से क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी डिसाइड करता है कि उस लैंड का यूज किसमें किया जाएगा। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जमीन का यूज किसमें होगा। वहीं इसके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हाँ जमीन का यूज इसमें किया जा सकता है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब जहां की डेंसिटी ज्यादा है तो वहां लोग ज्यादातर उस जमीन का उपयोग बिल्डिंग बनाने में करेंगे, ना कि खेती बाड़ी करने में, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोगों के रहने के लिए वहां पर बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी है। अब जहां पर मान लीजिए बंजर जमीन है या उपजाऊ जमीन नहीं है, तो वहां पर लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके भी खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हुआ। इसी तरह से देखा जाए तो कल्चर है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती है कि लैंड का यूज कैसे किया जाएगा। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो अपने देश में पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा 80% पार्ट पर खेती की जाती है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे है जैसे कि अपने अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मिजोरम है, इधर की तरफ खेती बाड़ी लगभग 10% से भी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से हिली एरियाज है, माउंटेन एरियाज है, इस वजह से वहां पर खेती बाड़ी कम होती है। तो ये था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन की। तो अब तक हमने देखा कि लैंड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। लैंड का यूटिलाइजेशन देखा हमने कि लैंड का कहाँ कहाँ यूज होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो है लैंड डिग्रेडेशन की,
तो आइए लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, आइए देखते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं? डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज विच मेक इट अनफिट फॉर द फार्मिंग। मतलब डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लैंड, मतलब जमीन की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी क्वालिटी जो होती है, अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे देखा जाए तो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज भी है, जिसकी वजह से आज देखा जाए तो धीरे धीरे जो सोइल की जो क्वालिटी है, या हम कहें कि लैंड की जो क्वालिटी है, अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। अब इस वजह से हम वहां पर फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो जमीन होती है, तो उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो ये है लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन का सिंपल सा मतलब होता है डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी लैंड की क्वालिटी में कमी आना। और किस वजह से कमी आना? या तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कमी आना, या फिर नेचुरल एक्टिविटीज की कमी उसकी वजह से कमी आना। और इसकी वजह से वो जमीन अब खेती बाड़ी के लायक नहीं रहती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या क्या है। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन की सबसे बड़ी वजह है माइनिंग। अगर हम बात करें, देखिए माइनिंग क्या है, आप सबको पता है, बड़ी बड़ी खदानें होती है, तो वहां से जब भी कोई खान खोदी जाती है, माइनिंग की जाती है, तो सबसे पहले वहां पर डिफोरेस्टेशन किया जाता है। मतलब सबसे पहले पेड़ों को वहां पर काटा जाता है। इस वजह से क्या होता है? सोइल लूज हो जाती है। इसके अलावा जो माइनिंग जो होती है, तो उसको ओपन करके छोड़ दिया जाता है। वहां पर जो भी एक्सकेवेशन, जो भी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है, उसके बाद उस पूरे इलाके को ओपन करके छोड़ दिया जाता है। तो इसकी ये लैंड डिग्रेडेशन की मेन वजह है। क्यों? क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब पेड़ों को काटने की वजह से क्या हो रहा है कि वो सोइल लूज हो जाती है। अब लूज होने की वजह से वो जब भी आंधी तूफान, जब भी हवाएं चलेगी, तो वो उड़कर किसी दूसरी जगह चली जाएगी। तो इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जहां पर भी जाएगी, तो वो जो मिट्टी जो है वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, बेकार की जमीन हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो माइनिंग की वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लैंड डिग्रेडेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइनिंग है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर। आखिर इन स्टेट के अंदर देखा जाए तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर माइनिंग एक्टिविटीज ज्यादा होती है, खदानें ज्यादा है, ज्यादातर उनमें ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है, मिनरल्स को निकाला जा रहा है। तो इस वजह से वहां पर लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है। वहीं दूसरी जो वजह है, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है पशुओं को ज्यादा चराना। अब देखिए, जब ओवर ग्रेजिंग होती है, तो जो भी कैटल्स जो होते हैं, मवेशी वगैरह, जानवर वगैरह जो होते हैं, तो वो जब भी ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सोइल को लूज कर देते हैं, प्लांट्स को खींचते हैं, सोइल लूज हो जाती है। अब लूज होने की वजह से क्या होता है, जब भी आंधी तूफान चलते हैं या हवाएं चलती है या फिर कभी बारिश होती है, तो वो जो ऊपर की जो लेयर होती है वो बह जाती है। और इसकी वजह से वो जो सोइल जो पहले फर्टाइल थी, अब वो अनफिट हो जाती है, अनफर्टाइल बन जाती है। तो ये जो ओवर ग्रेजिंग की जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहां पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी लैंड की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक और वजह है ओवर इरिगेशन। अब ओवर इरिगेशन का मतलब होता है खेतों को ज्यादा पानी देना। देखिए, इरिगेशन तो जरूरी है, अगर इरिगेशन नहीं करेंगे तो फिर खेती बाड़ी कैसे होगी। लेकिन ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी दे दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि सोइल की जो सैलिनिटी है, यानी उसमें खारापन बढ़ जाता है। और खारापन बढ़ने की वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी, वो धीरे 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 क्वालिटी अपने आप उसकी कम होने लगती है। और ये ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है? पंजाब है, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मिनरल प्रोसेसिंग हो गई है, जैसे कि लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर लाइमस्टोन को फोड़ा जाता है, उसको पीसा जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं। तो जब ब्लास्ट किया जाता है, फोड़ा जाता है, तो उसमें से बहुत सारा जो धूला वगैरह होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर हवा में उड़ते हैं, एटमोस्फियर में मिलते हैं, फिर वो फाइनली जमीन पर नीचे आते हैं। तो जहां जहां वो बिछ जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सोइल का एक तरह से लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी घट जाती है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जो अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो जमीन पर छोड़ देती है, बिना उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किए हुए। इस वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम्स है, तो इसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से मेजर किए जा सकते हैं, कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं।
तो लैंड डिग्रेडेशन को अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहला ये तरीका है एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करेंगे। और हमें एक और चीज करनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग की प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। दूसरा एक और तरीका है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट प्लांट्स। देखिए शेल्टर बेल्ट प्लांट्स क्या होते हैं, आपने बहुत सी बार हाईवे पर देखा होगा जहां पर 4 लाइन होती है, तो एक ही लाइन में बहुत सारे पेड़ों को लगे हुए देखा होगा, उन्हीं को हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। तो अगर हम शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग करते हैं तो इससे भी बहुत हद तक हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तीसरा एक और तरीका है कंट्रोल ओवरग्रेजिंग। ज्यादा पशुचारण हो रहा है, इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हमें उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एक और तरीका यह है स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थॉर्नी बशेस टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। और जो एरिड एरियाज है, एरिड एरियाज मतलब जो शुष्क प्रदेश जो हैं, जैसे कि अपना वेस्टर्न राजस्थान वगैरह जो हो गया, तो अगर हमें वहां पर क्या करना है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले। अब रेत के टीले को अगर हमें स्टेबिलाईजेशन करना है, अगर उनको स्थिर करना है, तो उन इलाकों में हम क्या कर सकते हैं, ग्रोविंग थॉर्नी बशेस, हमें कांटेदार झाड़ियां बो सकते हैं। अगर उन इलाकों में जो एरिड एरियाज है, जैसा अपना वेस्टर्न राजस्थान है, तो वहां पर जहां पर बारिश कम होती है, तो उन इलाकों में हम क्या कर सकते हैं, कांटेदार झाड़ियां यानी थॉर्नी बशेस ग्रो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सैंड ड्यून्स हैं वो स्टेबिलाईजेशन हो जाएगा, मतलब वो एक जगह स्थिर हो जाएंगे और सैंड ड्यून्स आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह से रेत का विस्तार ज्यादा नहीं होगा और लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। एक और तरीका है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज। हमें माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे खास प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट। मतलब जो भी इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, हमें उसका प्रॉपर डिस्चार्ज और प्रॉपर एक तरह से ट्रीटमेंट करके ही उसको छोड़ना है, ताकि वो लैंड पोल्यूशन ना हो। तो इस तरह से ये कुछ मेजर्स हैं जिनका अगर हम फॉलो करें तो ये जो प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन की, इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सोल्व किया जा सकता है।